नमस्कार, राम जी राम। मैं गणेश गुलेरिया, आपका स्वागत है। आज का टॉपिक है एसईओ के अंदर ऑफ पेज एसईओ। जहाँ तक देखने जाए तो आज हम एसईओ कंप्लीट करने वाले हैं और एक आध क्लास और हो सकती है। उसके बाद में आपको मेरा ज़्यादा चेहरा आपको स्क्रीन पर नहीं देखना पड़ेगा, क्योंकि उसमें 80% आपको मेरी स्क्रीन देखने को मिलेगी और एक कोने में मैं आपको देखने को मिल जाऊंगा 2 दिन के बाद में। तो तब तक आप यहाँ पे देख लीजिए कि मैं आपको थियोरिकल कंसेप्ट में और क्या क्या बताने वाला हूँ। बस 2 दिन की बात और है, फिर हम सारा का सारा प्रैक्टिकल करेंगे। मुझे भी पता है कि आपको प्रैक्टिकली भी सारी चीज़ देखनी है, लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि पहले थियोरिकल कंसेप्ट पूरा क्लियर हो जाए, उसके बाद में ही आपके साथ प्रैक्टिकली सारी चीज़ शेयर की जाए। क्योंकि जब प्रैक्टिकल चलेगा तब वहाँ पे वापस थियोरिकल में आने में प्रॉब्लम रहती है। ठीक है, थियोरिकल प्रैक्टिकल तो उसमें क्या कंफ्यूजन रहता है कि कल पढ़ाया था वापस यही चीज़, क्योंकि मैंने कीवर्ड रिसर्च अगर बोर्ड पे पढ़ा दी और वापस वही जाकर अगर मैं स्क्रीन पे दिखाऊंगा तो वो चीज़ नहीं हो पाएगी। और अगर स्क्रीन सामने रहती है तो एक तरीके से जो थियोरिकल कंसेप्ट रहता है वो कहीं ना कहीं अच्छे से कवर नहीं हो पाता। ठीक है, तो जैसा कि मैंने यहाँ पे लिखा है ऑफ पेज टेक्निक्स। ठीक है, तो ऑफ पेज एसईओ की जो भी टेक्निक्स है वो मैं यहाँ पे बताऊंगा। 20 से लेकर 25-26 टेक्निक्स यहाँ पे अवेलेबल है। आपको 1 बाय 1 लेके चलेंगे, इसके बारे में आपको ब्रीफली और थोड़ा एक्सप्लेन भी करेंगे। और बाकी की सारी इन्फॉर्मेशन तो जैसे जैसे प्रैक्टिकल करेंगे वहाँ पे आपको सारी चीज़ मिल भी जाएगी। ठीक है, अभी यहाँ पे बात करें प्रीवियस क्लास की, तो वहाँ पे मैंने आपको बताया था ऑफ पेज लिंकिंग मेथड, यानी कि ऑफ पेज एसईओ के अंदर बैकलिंक बनाने के जो मेथड्स यूज होते हैं वो कौन कौन से होते हैं। तो वहाँ पे 8 मेथड मैंने आपको बताए थे, जिसमें पहला था एक्सचेंज लिंक, गेस्ट पोस्टिंग, ऑटोमेटेड जनरेटेड लिंक, फिर फोर्थ था प्राइवेट ब्लॉक नेटवर्क्स, फिफ्थ की बात करें तो फिफ्थ यहाँ पे था आर्टिकल्स एंड कमर्शियल वेब डायरेक्टरी लिंक्स, फॉर्म एंड ब्लॉक कमेंट एंड बुक मार्क साइट्स। ये 8 पॉइंट थे जिनको मेथड को अलग अलग डिवाइड किया था। अब इन 8 को ही ज्यादा 25-26 में डिवाइड करके हम पढ़ेंगे कि कौन कौन से टॉपिक यहाँ पे अवेलेबल रहते हैं। ठीक है, तो जो भी है यहाँ पे शुरुआत करते हैं। तो शुरुआत सबसे बढ़िया होनी चाहिए। कौन सा ऐसा एक पॉइंट लेना चाहिए जो एकदम बढ़िया लगे। ठीक है, तो यहाँ पे सिर्फ मैं लिखूंगा, उसके अलावा तो सारा आपको मेरा भाषण ही सुनना है। फर्स्ट है प्रोफाइल क्रिएशन। प्रोफाइल क्रिएशन का मतलब क्या है कि जिस तरीके से आपने फेसबुक यूज किए, इंस्टाग्राम आप यूज कर रहे हैं, या जो भी वेबसाइट आप यूज कर रहे हैं, तो उस वेबसाइट को यूज करने के लिए आपको सबसे पहले एक चीज की रिक्वायरमेंट रही, वो था आपका उसके अकाउंट के क्रेडेंशियल। यानी कि उस वेबसाइट पे आपको एक अकाउंट क्रिएट करना पड़ेगा, तभी आप उस वेबसाइट की ज्यादा इंफॉर्मेशन को यूज कर सकते हैं। यानी कि अगर आप फेसबुक पे अकाउंट नहीं क्रिएट करते हैं तो वहां पे आप अपनी सारी इंफॉर्मेशन नहीं तो दिखा सकते हैं और ना ही आप किसी की सारी इंफॉर्मेशन इजीली देख सकते हैं, क्योंकि वहां पे लिमिटलेस रहती है। पर्सन्स वहां पे ये भी करवा सकते हैं कि नहीं, अगर किसी का अकाउंट क्रिएट हो या लॉगिन हो तो ही वो मेरी डिटेल्स देख सके। ठीक है, तो यहाँ पे जैसा कि पहला पॉइंट है प्रोफाइल क्रिएशन, यानी कि आपको ऐसी वेबसाइट्स रहेगी जहां पे आपको बिजनेस के रिलेटेड, आपके वेबसाइट्स के रिलेटेड आपको एक अकाउंट क्रिएट करना रहेगा। और उस अकाउंट को क्रिएट करने के बाद में, यानी कि आप सबसे पहले उस वेबसाइट पे साइन अप, रजिस्टर जैसा कुछ भी बटन हो सकता है, तो वहां पे आप क्लिक करेंगे तो एक फॉर्म ओपन होगा जिसमें फर्स्ट नेम, लास्ट नेम हो सकता है, कंपनी नेम हो सकता है, वेबसाइट हो सकती है, डेट ऑफ बर्थ हो सकती है, अगर किसी भी सीईओ मैनेजर की रिक्वायरमेंट मांग सकते हैं, मतलब काफी सारी इंफॉर्मेशन, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, पासवर्ड, ये सारी डिटेल्स वहां पे रिक्वायरमेंट रहेगी। अब वहां पे वो सारी चीज फिलअप करते हैं तो उसके बाद में आप उस उस वेबसाइट के अंदर आपका अकाउंट क्रिएट हो जाता है। और उस अकाउंट को क्रिएट करने के बाद में वहां पे और ज्यादा इंफॉर्मेशन आती है कि उस वेबसाइट के अंदर आपका अकाउंट क्रिएट हो चुका है, अब आप इस वेबसाइट को यूज कर सकते हैं। लेकिन जैसा कि हम यहाँ पे ऑफ पेज एसईओ कर रहे हैं, तो ऑफ पेज एसईओ की पहली टेक्निक प्रोफाइल क्रिएशन है। और ऑफ पेज एसईओ का मतलब यही है कि जिस भी वेबसाइट में आप घुसो वहां से एक बैकलिंक तो मिलनी चाहिए। तो आप प्रोफाइल क्रिएशन करने में गए हैं तो वहां पे जो भी वेबसाइट्स मिली है और उसमें अगर आपने प्रोफाइल बनाई है तो उस प्रोफाइल को पूरा क्रिएट कीजिए और वहां से आप अपनी वेबसाइट्स पे जाने के लिए एक बैकलिंक क्रिएट कीजिए। तो उसको करने के लिए जैसे ही आपने अकाउंट सेटअप किया तो फिर अकाउंट सेटिंग हो सकती है, प्रोफाइल सेटिंग, माय अकाउंट, कोई भी एक ऑप्शन हो सकता है, वहां पे आप विजिट करेंगे तो वहां पे आपको मिलेंगे
और सारे ऑप्शंस, जैसे कि आपका कंट्री हो सकता है, मोबाइल नंबर हो सकता है, वेबसाइट्स का यूआरएल, सोशल मीडिया लिंक्स वगैरह सारी इंफॉर्मेशन। तो वहां पे हो सके जितनी सारी इंफॉर्मेशन फिल कीजिए, और एक भी ऐसा कॉलम मत छोड़िए जिसके अंदर कोई चीज मिस रह जाए। मतलब 100% फुली प्रोफाइल बनाइए, जिससे कि सर्च इंजन आपकी प्रोफाइल को क्रिएट जल्दी करे। यानी कि अपनी कंपनी के बारे में शॉर्ट डिस्क्रिप्शन हो गया, कहीं पे टैगलाइन देखने को मिलेगी, कहीं पे डिस्क्रिप्शन देखने को मिलेगा, कहीं पे इमेज अपलोड कर सकते हैं, कहीं पे लोगो रहेगा, कहीं पे बैनर रहेगा। तो इस तरीके से आप वहां पे कई तरीके के मेथड यूज कर सकते हैं। तो ये सारे आप मेथड वहां पे यूज करते हैं तो आपकी एक प्रोफाइल क्रिएट हो जाती है, और उस प्रोफाइल से आपकी वहां पे वेबसाइट्स में बैकलिंक आ सकती है। मैं तो ये भी कहूंगा कि उस प्रोफाइल का जब यूआरएल बन जाता है, मान लीजिए आपने एक वेबसाइट है about.me, ठीक है, इस वेबसाइट पे आपने प्रोफाइल बनाई। प्रोफाइल बनाने के बाद में इस वेबसाइट ने आपको एक यूजर नेम दिया, जैसे कि मैंने मेरा यूजर नेम क्रिएट किया गणेश कुलरिया। ओके, तो इस पूरे ब्राउजर में जो यूआरएल रहता है, उस यूआरएल को सेलेक्ट करके, अगर आपका मोजिला या जो भी है उसके अंदर आप इसे ओपन कीजिए प्राइवेट टैब के अंदर या ब्राउजर के अंदर, ठीक है। प्राइवेट ब्राउजर यानी कि वहां पे आप लॉगिन नहीं रहेंगे, और आप अगर इस पेज को ओपन करते हैं, वहां से अगर प्राइवेट ब्राउजर से अगर आप अपनी वेबसाइट पे विजिट कर जाते हैं, तो इसका मतलब ये होगा कि सर्च इंजन आपके इस प्रोफाइल को क्रॉल भी कर लेगा, और वहां पे एक बैकलिंक आपकी ऐड भी हो जाएगी। तो इसका मतलब ये रहेगा कि सर्च इंजन इजीली क्रॉल होगा। ये क्यों जरूरी है? प्रोफाइल क्रिएशन सबसे ज्यादा फेमस इसलिए है कि अगर आपको ये बनाना हो ब्रांड, ठीक है, अगर आपको एक ब्रांड बनाना है तो आपको यहाँ पे ज्यादा से ज्यादा प्रोफाइल क्रिएट करनी पड़ेगी, क्योंकि प्रोफाइल क्रिएट में क्या है, सबसे ज्यादा आपका नाम ही आएगा, ठीक है। तो अब जैसे कि अगर आप गणेश कुलरिया गूगल पे सर्च करेंगे तो वहां पे आपको इतनी सारी प्रोफाइल मिलेंगी, हर एक वेबसाइट के अंदर आपको प्रोफाइल मिल जाएगी। तो इसका मतलब ये है कि मेरा ये मानना था कि अगर मेरे नाम से कुछ भी सर्च करें तो जितनी भी प्रोफाइल है, जितनी भी वेबसाइट है, वहां की प्रोफाइल मिले, ताकि वहां पे जो भी इंफॉर्मेशन अपडेट करनी है कर सकते हैं। और उसके अलावा हर एक पर्सन के लिए अलग अलग रहता है, जैसे किसी को फेसबुक पसंद है, किसी को इंस्टाग्राम, तो किसी को लिंक्डइन भी पसंद है। तो हर एक पर्सन एक अलग अलग वेबसाइट पे विजिट करना चाहेगा। अगर मैं एक कंपनी फाइंड करने जा रहा हूँ, ठीक है, और एक जॉब फाइंड करने जा रहा हूँ, तो वो मेरी लिंक्डइन प्रोफाइल को चेक करेंगे। अगर मैं ये देखने जा रहा हूँ कि मेरे कितने या फिर मैं कोई चीज नहीं करने जा रहा हूँ, तो वो ये कहेंगे आपके फेसबुक पेज पे फॉलोअर्स कितने हैं, लिंक्डइन पे फॉलोअर्स, सॉरी इंस्टाग्राम पे फॉलोअर्स कितने हैं। अगर कोई यूट्यूब के रिलेटेड होगा तो वो ये कहेगा कि आपके सब्सक्राइबर कितने हैं। ट्विटर के रिलेटेड कोई होगा तो वो कहेगा फॉलोइंग और फॉलोअर्स कितने हैं आपके। तो ये सारी चीज आपकी मायने रहती है ब्रांड के रिलेटेड। तो इसलिए मैं यही रिकमेंडेड करता हूँ कि जितना हो सके ब्रांड के रिलेटेड अगर आपको कुछ करना है तो वहां पे आप प्रोफाइल क्रिएशन कीजिए, ठीक है। प्रोफाइल क्रिएशन में यही रहता है कि आप 100% उस प्रोफाइल को फिल कीजिए। माय अकाउंट के अंदर एक भी इंफॉर्मेशन मिसिंग नहीं रहनी चाहिए, ठीक है। उसके अलावा मैं आपको ये भी बताऊंगा प्रैक्टिकली में कि मैं एक ऐसी सीट भी तैयार कर लेता हूँ जहाँ पे मुझे ये हर चीजें बार बार कॉपी पेस्ट लिखनी ना पड़े, जस्ट कॉपी एंड पेस्ट करते ही सारी की सारी इंफॉर्मेशन वहां पे मिल जाती है, ठीक है। तो ये तो आपका वो प्रोफाइल क्रिएशन। फिर दूसरी बात चलते हैं सोशल बुक मार्केट। यहाँ पे जो मैंने स्ट्रक्चर बनाया है उसमें मैंने ये रखा है कि इजी टू हार्ड, ठीक है। पहला तो मैंने ये कदम रखा है, जो भी 20-25 टेक्निक है उनको मैंने इजी टू हार्ड के तौर पे लिखा है, यानी कि जो जैसे जैसे आप आगे जाएंगे आपको हार्डली मिलता रहेगा। फिर इसके अंदर मैंने वापस एक रखा कि अगर जो इजी है, ठीक है, उसमें भी इंपॉर्टेंट पहले कौन सी है, जो इंपॉर्टेंट है, जो एकदम क्वालिटी वाइज है, या फिर ऐसा कह सकते हैं क्वालिटी लिंक जो प्रोवाइड करेगी उसको आप सबसे पहले करेंगे। तो इसमें क्या था, इजी में जैसे कुछ जो 4 नाम आपको पहले मिलेगा वो एकदम इजीली क्रिएट हो सकते हैं। तो उसमें भी मैंने ये सोचा कि नहीं, सबसे पहले प्रोफाइल क्रिएट होनी चाहिए। अगर कोई भी बिजनेस के आप अगर प्रोफाइल क्रिएट करेंगे तो वो आगे जाकर आपको काम बहुत आएगी।
वो क्रिएट करने के बाद में आपको अब यहाँ से आप शुरू करेंगे, उसमें ऐसा रहेगा इजी टू हार्ड, और उसमें भी क्वालिटी लिंक्स सबसे पहले काउंट होगी और उसके बाद में अलग अलग होती जाएगी। मतलब जैसे कि इजी में भी वो क्वालिटी वाली पहले होनी चाहिए, और दूसरी जैसे कि दो टेक्निक है जिसमें से एक टेक्निक इजीली हो सकती है और एक हार्डली होती है, लेकिन या फिर मान लीजिए दोनों इजी है लेकिन एक बहुत ज्यादा क्वालिटी लिंक देती है और एक थोड़ी नॉर्मल लिंक देती है, तो क्वालिटी वाली को पहले दिखाएंगे और जो इजी है वो उसको एक पॉइंट बाद में। तो इसमें जैसे मैंने सेकंड पॉइंट रखा है सोशल बुक मार्किंग। तो सोशल बुक मार्किंग का मैंने लास्ट क्लास में भी बताया था, सोशल मीडिया रिलेटेड वेबसाइट्स रहती है जैसे फेसबुक इंस्टाग्राम है, वैसी सोशल मीडिया नहीं, कुछ ऐसी वेबसाइट्स जहाँ पे आप बुक मार्क सेव कर सकते हैं। आपने ब्राउजर यूज किया होगा तो वहाँ पे आप बुक मार्क सेव कर सकते हैं। यूट्यूब को बुक मार्क कर लिया, तो जब भी आपको यूट्यूब ओपन करना हो तो आपको youtube.com नहीं लिखना है, जस्ट आपने उस यूट्यूब के बुक मार्क पे क्लिक किया और आपकी ऑटोमेटिकली वेबसाइट ओपन हो गई। तो इसी तरीके से आप क्या करते हैं, एक सोशली बुक मार्किंग वेबसाइट्स पर आप अपनी वेबसाइट्स के जितने भी पेजेस हैं उनको बुक मार्क कर देते हैं पब्लिकली, ताकि जितने भी बाकी के लोग हैं, सोशल यानी कि समाज, जो भी दूसरे लोग हैं, उनको अगर आपकी वेबसाइट्स की बैकलिंक देखनी हो तो वहां से उनको वो सारी की सारी बैकलिंक मिल जाए। तो सोशल बुक मार्किंग इजी है, यहाँ पे जस्ट आपको ज्यादातर ये काम करना पड़ेगा, कॉपी एंड पेस्ट। सोशल बुक मार्किंग का यही खेल है, जस्ट आप कॉपी कीजिए लिंक को, पेस्ट कर दीजिए, फिर जिस वेबसाइट पे आपने पेस्ट किया उसकी एल्गोरिथम के तौर पे वो ऑटोमेटिकली इसका टाइटल, डिस्क्रिप्शन, वो सारी चीज ले लेते हैं। हाँ, फिर अगर लिखने को कुछ पड़े तो मान लीजिए टैग लिखना पड़ सकता है आपको, ठीक है, वो आपको लिखना भी पड़ेगा, या फिर आप उसको भी कॉपी पेस्ट के तौर पे यूज कर सकते हैं। तो वो कैसे कर सकते हैं वो भी मैं आपको प्रैक्टिकली जब हम जाएंगे स्क्रीन पर तब मैं वहां पे आपको दिखा दूंगा कि किस तरीके से आप वो चीज कर सकते हैं। ठीक है, ये तो सोशल बुक मार्किंग हुई। फिर हम बात करते हैं नेक्स्ट की। तो नेक्स्ट इस सोशल बुक मार्किंग का ही दूसरा नाम हो गया, जैसे सोशल बुक मार्किंग से आपको एक बैकलिंक मिलती है, वैसे ही लिंक शॉर्टनर से भी आपको एक बैकलिंक मिल रही है, लेकिन लिंक शॉर्टनर में तो और भी इजी, सिर्फ कॉपी पेस्ट करना है, टैग और वो सब चीज सेम की सेम। सोशल बुक मार्किंग और लिंक शॉर्टनर के अंदर दोनों चीज सेम है, जस्ट आपको कॉपी करना है एंड देन पेस्ट। अगर आपको टैग ऐड करना है तो ही करना है, ये कंपलसरी नहीं है, जस्ट ऑप्शनल है। जैसे मैंने कहा कि लिंक शॉर्टनर के अंदर क्या रहता है, जस्ट कॉपी पेस्ट किया, एक टैग ऐड कर दिए और उसकी वजह से आप टैग पे भी रैंक हो सकते हैं। तो ये आपका रहता है इजीली मेथड, लेकिन इसके अंदर जैसा मैंने कहा था क्वालिटी, दोनों में चीज सेम ही है, बस सोशल बुक मार्किंग के अंदर थोड़ी मेहनत भी ज्यादा है लेकिन क्वालिटी देती है, और लिंक शॉर्टनर के अंदर मेहनत कम है लेकिन ये थोड़ी क्वालिटी कम मिलती है, क्योंकि इसमें क्या रहता है, ये क्रॉल होने के चांस 100% रहते हैं, इसके क्रॉल होने के चांस 50 to 60% रहते हैं, क्योंकि कुछ ऐसी शॉर्ट लिंक्स रहती हैं जो कि क्रॉलर को आइडेंटिफाई नहीं करवाती है, डायरेक्टली रीडायरेक्ट हो जाती है। तो शॉर्ट लिंक का मतलब ज्यादातर यूज होता है वो रीडायरेक्ट के तौर पे ही होता है। 301 जैसा कि मैंने आपको HTTP स्टेटस कोड में बताया था कि रीडायरेक्ट करवाने के लिए आपको ये यूज करना रहता है, तो उसमें क्या है, शॉर्ट लिंक्स आपको वहां पे रीडायरेक्ट के लिए यूज होती है। फिर नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो वो है सोशल मीडिया ऑप्टिमाइजेशन। अब आप कहेंगे कि सोशल मीडिया तो एक अलग टॉपिक हो गया एसईओ के हिसाब से, लेकिन ऑफ पेज एसईओ के हिसाब से सोशल मीडिया उसके अंदर ही आ रहा है। क्यों? क्योंकि सोशल मीडिया वेबसाइट्स भी तो कई तरह की है, ऐसा तो नहीं कि 5 वेबसाइट है, 500 वेबसाइट्स आपको मिलेगी, तो उन 500 वेबसाइट्स पर बैकलिंक लाना भी तो एक काम रहेगा, तो उसमें भी तो आपको प्रोफाइल क्रिएट करनी रहेगी। इंस्टाग्राम पे आप अकाउंट बनाइए, बायो में आप कुछ लिखेंगे, फिर उस वहां से बैकलिंक मिलेगी, ट्विटर में भी बायो लिखेंगे तो वहां से आपको बैकलिंक मिलेगी। तो इस तरीके से आप वो चीज कर सकते हैं। तो प्रोफाइल क्रिएशन में वो कहीं ना कहीं आ भी जाती है और नहीं भी आती, क्योंकि सारी की सारी प्रोफाइल क्रिएशन में तो आएगी ही आएगी ट्रिक्स, क्योंकि अकाउंट बनाए बिना तो वो चीज इम्पॉसिबल है। लेकिन क्रिएट करने के बाद में उसे किस फील्ड में डिवाइड करवाना है वो अलग अलग ट्रिक्स रहेगी। तो सोशल मीडिया ऑप्टिमाइजेशन में जैसे आप उस वेबसाइट्स पर प्रोफाइल क्रिएट करते हैं और वहां से आप बैकलिंक्स किस तरीके से ले सकते हैं परमानेंटली, वो आपको वहां पे आइडेंटिफाई करवाना रहेगा। तो जस्ट यही है प्रोफाइल क्रिएशन जैसा ये सोशल मीडिया। तो आप वहां पे अकाउंट क्रिएट कीजिए, फिर पेज हो गया या जो भी कंपनी पेज हो गया,
अकाउंट हो गया, उसे क्रिएट कीजिए और वहां पे बैकलिंक लाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, डिस्क्रिप्शन वगैरह सारी चीज फिलअप कीजिए और वहां से आपको इजीली बैकलिंक मिल जाएगी। फिर अब बात करते हैं थोड़ी अलग घुमावदार की, ठीक है। ये तो थोड़ा इजी हम चलते गए, अब थोड़ा हार्ड तरफ चलते हैं, ठीक है। कॉपी पेस्ट का बहुत काम हो गया, अब थोड़ा अलग तरीके से चलते हैं। अलग तरीके का मतलब है कि पांचवा पॉइंट ऐसा है जिसका मतलब बनता है लोकल लिस्टिंग, या फिर इसे कह सकते हैं साइटेशन बिल्डिंग। साइटेशन यानी कि लोकल लिस्टिंग, इसमें क्या रहता है कि अगर जैसा मैंने आपको लोकल एसईओ में समझाया था, तो लोकल एसईओ यहाँ पे आपका काफी अच्छे से कवर हो जाता है। अगर आपकी वेबसाइट है तो आप वहां पे ऑफ पेज एसईओ में काउंट कर सकते हैं, या फिर अदरवाइज आप इसे लोकल एसईओ को एक अलग मोड पे भी काम कर सकते हैं। अगर आपकी वेबसाइट नहीं है तो ऑफ पेज एसईओ कर नहीं सकते, तो ये सारी चीज आपकी आ जाती है लोकल एसईओ के अंदर। अब लोकल लिस्टिंग में क्या रहता है, कुछ वेबसाइट ऐसी रहती है जो कि आपके फिजिकल एड्रेस को एक आइडेंटिफाइड लोकेशन प्रोवाइड करवाती है कि इस वेबसाइट से आप वहां पे सारी चीज प्रोवाइड कर सकते हैं। जैसे कि अगर मुझे ये पता करना हो कि म्यूजिक क्लासेस सूरत में कहाँ कहाँ चलती है, तो मैं क्या करूंगा, गूगल पे सर्च करूंगा, जस्ट डायल पे सर्च करूंगा, इस तरीके की कई वेबसाइट्स पे मैं सर्च करूंगा और पता करूंगा कि म्यूजिक क्लासेस सूरत में कहाँ कहाँ पर है। तो इसमें जैसा कि तीन चीज ज्यादातर काम आती है, NAP, ठीक है। कंपलसरी जैसा कुछ नहीं है, लेकिन इन तीन की रिक्वायरमेंट रहती है। इन तीन की रिक्वायरमेंट के बिना अगर आपको लीड मिल भी जाती है तो वो लीड एक तरीके से आपकी मिसयूज भी हो सकती है या मिसलीड भी हो सकती है, ठीक है। एन मतलब नेम, ए मतलब एड्रेस, पी मतलब फोन, नेम एड्रेस फोन नंबर, ये तीन डिटेल अगर आप वहां पे ऐड करते हैं तो उसमें क्या रहेगा कि आपके यूजर आपके नाम से, आपके एड्रेस से आप तक पहुंच सकते हैं, फोन नंबर से आपसे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो ये सारी चीज आती है आपकी लोकल लिस्टिंग के अंदर, ठीक है। कम इसलिए बता रहा हूँ कि जब हम प्रैक्टिकली में देखेंगे तो मैं आपको वहां पे और ज्यादा अच्छे से बता दूंगा कि इसके बारे में क्या क्या चीज और अवेलेबल है, ठीक है। आप इसे ये मान के चलिए कि लोकल एसईओ में जो भी इंफॉर्मेशन आएगी वो लोकल लिस्टिंग के अंदर ही होगी, ठीक है। तो ये तो आपका हो गया 5th नंबर लोकल लिस्टिंग। उसके बाद में बात करते हैं 6th नंबर, वो है ब्लॉक कमेंटिंग, या फिर ब्लॉक कमेंट्स, इतना ही लिखते हैं। ब्लॉक कमेंट्स का मतलब है, जैसा अभी हमने कुछ ही देर पहले देखा था कि ब्लॉक्स बने हुए रहते हैं, उन ब्लॉक्स के अंदर सबसे नीचे आप कमेंट लिख सकते हैं और उस कमेंट से आपको एक बैकलिंक मिलेगी। वो हर बार मोस्टली 99% आपकी नो फॉलो ही रहेगी। ब्लॉक कमेंटिंग के अंदर जितनी भी मोस्टली साइट रहेगी, मोस्टली जितनी भी लिंक रहेगी वो आपकी नो फॉलो में ही मिलेगी। तो यहाँ पे क्या रहता है, आप ब्लॉक कमेंट में उस ब्लॉक के बारे में कुछ लिख सकते हैं और फिर उसके बाद में वो चीज, मैं यहाँ पे सिर्फ आपको बता रहा हूँ कि कौन सा क्या होता है, किस तरीके से करना है, वो प्रैक्टिकली देखेंगे। अब मैं यहाँ पे ये नहीं बता सकता कि ब्लॉक कमेंट में लिखना क्या है, वो लिखने के लिए हमें प्रैक्टिकली सेशन में जाना पड़ेगा, ठीक है। थियोरिकल में हमें सिर्फ ये समझना है कि ब्लॉक कमेंट क्या होता है। ब्लॉक कमेंट का मतलब वेबसाइट, जिस भी वेबसाइट के अंदर ब्लॉग लिखा हुआ रहता है और उसके अगर सबसे नीचे बॉटम साइड में कमेंट सेक्शन रहेगा, उस कमेंट सेक्शन में हम कमेंट लिखकर वहां से बैकलिंक ले सकते हैं। जैसे अगर कोई पूछे प्रोफाइल क्रिएशन मतलब कि अकाउंट क्रिएट करना ब्रांडिंग प्रमोशन के लिए यूज किया जाता है। सोशल बुकमार्किंग मतलब सोशल मीडिया जैसी वेबसाइट रहती है, वहां पे सोशली लोगों को एक अकाउंट क्रिएट करके हम अपनी बुकमार्क वहां पे डिस्प्ले करवा सकते हैं कि वेबसाइट में इतने सारे वेब पेजेस अवेलेबल। लिंक शॉर्टनर का मतलब है कि अगर कोई भी लिंक यूआरएल बड़ा है तो वो कहीं ना कहीं डिस्प्ले और क्लिकेबल नहीं होता है, तो लिंक शॉर्टनर में समझ में नहीं आता है कि कौन सी इसकी इंफॉर्मेशन अवेलेबल है, तो वहां पे उस लिंक पर क्लिक करके ही इंफॉर्मेशन मिलती है, इसलिए हम लिंक शॉर्टनर बनाते हैं। सोशल मीडिया ऑप्टिमाइजेशन का मतलब कि सोशल मीडिया वेबसाइट्स फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम पे हम अकाउंट क्रिएट करते हैं और उस अकाउंट से हम एक प्रोफाइल क्रिएट करके उसमें सारी इंफॉर्मेशन फिलअप करके बैकलिंक क्रिएट करते हैं। लोकल लिस्टिंग का मतलब हो गया कि आप वहां पे लोकल एसईओ करते हैं, फिजिकली आपका एक लोकेशन होना चाहिए, वहां पे नेम एड्रेस फोन नंबर रिक्वायर रहता है, उससे आप अपनी बैकलिंक्स भी ले सकते हैं और अपने लोकल एसईओ को भी इंप्रूव कर सकते हैं। ब्लॉक कमेंट के अंदर जैसा बताया, ब्लॉग के अंदर सबसे नीचे आर्टिकल, ब्लॉग के अंदर सबसे नीचे कमेंट सेक्शन रहेगा,
वहां पे आप कमेंट लिख सकते हैं और कमेंट के अंदर बैकलिंक भी मिल जाती है। फिर बात रहती है नेक्स्ट पॉइंट की, तो वो ब्लॉग कमेंट के रिलेटेड ही हो गया ब्लॉगिंग, या फिर एक और नाम दे दीजिए वेब 2.0। पर यहाँ पे वेब 2.0 को साथ में कवर नहीं करते हैं, खाली ब्लॉगिंग ही लिखते हैं ताकि यहाँ पे आप कंफ्यूज ना हो। अब ब्लॉग कमेंट का मतलब है कि आप क्या करेंगे कि आपने जिस तरीके से ये सारी बैकलिंक्स क्रिएट की, तो वैसे ही आप क्या करेंगे, आपके पास होस्टिंग तो अवेलेबल है, तो आप कुछ एक दो ऐसी वेबसाइट्स भी बना देंगे जहाँ पे आर्टिकल हर एक कैटेगरी के पोस्ट हो। तो जैसे मान लीजिए आपने कहीं पे भी एक गेस्ट पोस्ट करवाई, तो उस गेस्ट पोस्ट में ऐसा कहा गया कि एक्सचेंज गेस्ट पोस्ट ही अवेलेबल रहेगी, आप हमें बैकलिंक दीजिए तो ही हम आपको एक बैकलिंक देंगे, ठीक है, और कंटेंट की जरूरत नहीं है। तो आप क्या करेंगे कि अपने बिजनेस की वेबसाइट से तो उसकी वेबसाइट में बैकलिंक ले लेंगे, और उसकी वेबसाइट को बैकलिंक देनी होगी तो आप अपने ब्लॉगिंग वेबसाइट से दे सकते हैं। ब्लॉगिंग वेबसाइट यहाँ पे सब डोमेन के तौर पे भी हो सकती है और फुली डोमेन के तौर पे भी हो सकती है, वो डिपेंड करता है आप पर। जैसे कि अगर मुझे गणेश कुलेरिया के लिए कोई बैकलिंक चाहिए तो मैं सामने वाले को रिक्वेस्ट करूंगा कि मुझे यहाँ पे एक बैकलिंक चाहिए। अगर वो कहे कि नहीं मुझे भी एक बैकलिंक चाहिए आपके वेबसाइट से, तो मैं उसे ये कह सकता हूँ कि ganeshkuleria.com वेबसाइट प्रोफेशनल है, लेकिन मेरी एक और वेबसाइट है everythinginclick.com, वहां पे आपको बैकलिंक मिल सकती है। तो वो क्या कहेंगे कि ओके नो प्रॉब्लम। वो डिपेंड करता है उसके कम्युनिकेशन के ऊपर, आपके कम्युनिकेशन के ऊपर, कि आप उसे किस तरीके से कन्विंस कर सकते हैं। तो ये आपका रहता है ब्लॉगिंग का पॉइंट, ठीक है। अब ब्लॉगिंग के पॉइंट के बाद में ब्लॉग कमेंट्स का दूसरा ही पॉइंट था, वो था फॉरम सबमिशन। फॉरम सबमिशन थोड़ा हार्ड है, इसलिए इसको नीचे लेके आए। फॉरम सबमिशन का मैंने बताया था कि अगर आपको कोई भी एक रेसिपी आपको पसंद आई या कोई भी इंफॉर्मेशन आपने वहां पे लिख दी, फिर उसके बाद में दूसरे यूजर और ज्यादा इंफॉर्मेशन बता सकते हैं, तो वो आपका रहेगा फॉरम सबमिशन के अंदर। इतना ज्यादा यूज नहीं भी होता है, ठीक ठीक होता है। फिर अब जैसा कि मान के चलो ना, अगले वाला तो और भी खराब है, डायरेक्टरी सबमिशन। मतलब मैं इसको मानता भी बिल्कुल नहीं हूँ, क्योंकि जो चीज पेड में आ जाते हैं ना, फिर उसमें मतलब नहीं है काम करने में। बस पर इतना जरूर रखिएगा, मुझे पसंद नहीं है ऑफ पेज एसईओ में काम करने के लिए, पर उसके बारे में पता सब कुछ है। तो आप भी अगर ये सोचते हैं कि नहीं मुझे भी नहीं करना है, लेकिन आपको पता पूरा होना चाहिए कि डायरेक्टरी सबमिशन क्या है, किस तरीके से काम करती है, ठीक है। तो ये जो 8 पॉइंट मैंने जैसे आपको बताया यहाँ पे लिखे हैं, तो इन 8 पॉइंट में क्या है कि जो भी इंफॉर्मेशन है वो आपको इजीली मिल जाती है और इजीली आप यहाँ पे बैकलिंक क्रिएट कर सकते हैं। अब थोड़ा और हार्डली चलते हैं, और ज्यादा डिफिकल्ट की किस तरीके से डिफिकल्ट बैकलिंक क्रिएट हो सकती है। 9th नंबर पॉइंट, डायरेक्टरी सबमिट, डायरेक्टरी सबमिशन, ठीक है। अब डायरेक्टरी सबमिशन का मतलब क्या हो गया कि अगर आपकी वेबसाइट्स की जो भी इंफॉर्मेशन है, आपके वेबसाइट की जो भी इंफॉर्मेशन है वो आप चाहते हैं कि एक ऐसी वेबसाइट्स पे डिस्प्ले हो जिसपे और दूसरी वेबसाइट्स की भी इंफॉर्मेशन अवेलेबल रहती है। तो जैसे मान लीजिए मैंने एक वेबसाइट क्रिएट की है, या कोई भी एक कंपनी ने वेबसाइट क्रिएट की है जिसमें उसने ये रखा कि जितनी भी कंपनी की वेबसाइट्स हैं उनकी एक डायरेक्टरी सबमिट बना रखी है। यहाँ पे टेक्नोलॉजी रिलेटेड वेबसाइट की भी आपको इंफॉर्मेशन मिल जाएगी, सभी तरीके की, कोई बड़ी इंफॉर्मेशन नहीं, जस्ट थोड़ी सी ब्रीफ इंफॉर्मेशन और उसकी वेबसाइट की लिंक। पर यहाँ पे ज्यादातर जैसा मैंने बताया था सारी की सारी आपको पेड ही मिलेगी, फ्री में तो बहुत कम मिलेगी। फ्री में वही मिलेगी जिसकी अभी वैल्यू नहीं है, ठीक है। तो वही चीज है कि आप डायरेक्टरी सबमिशन के बारे में पता रखें, लेकिन डायरेक्टरी सबमिशन करने के लिए मैं आपको हिदायत नहीं दूंगा क्योंकि पेड रहता है और कहीं ना कहीं आपका टाइम भी काफी सारा इन्वेस्ट यहाँ पे करना पड़ता है, ठीक है। अब डायरेक्टरी सबमिशन हो गई तो उसका और एक अगला पार्ट है, वो है ब्लॉग डायरेक्टरी। अब ब्लॉग डायरेक्टरी सबमिशन में क्या रहता है कि जैसे आपने वेबसाइट के अंदर जितने भी वेब पेजेस हैं उन्हें को क्रॉल करवा लिया,
तो आपकी वेबसाइट्स पे आर्टिकल और ब्लॉग भी तो रहते हैं, कुछ इंफॉर्मेशन, न्यूज और वो सब, तो उनको भी अगर अलग से सबमिट करवाना हो तो आप ये चीज कर सकते हैं ब्लॉग डायरेक्टरी के अंदर, कि ब्लॉग यहाँ पे सारी की सारी इंफॉर्मेशन रहेगी, यहाँ पे जितनी इसके अंदर जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो सारे के सारे ब्लॉग्स हैं, तो ब्लॉग रिलेटेड आर्टिकल भी रहते हैं एंड सॉरी डायरेक्टरी वेबसाइट्स। तो उसमें क्या रहता है कि जैसे आपने वेब डायरेक्टरी में क्या रहेगा कि आपको कंपनी के बारे में पता करना हो तो ये रहे, और अगर आपको टेक्नोलॉजी की वेबसाइट्स के बारे में पता करना हो तो ये, और अगर टेक्नोलॉजी रिलेटेड आर्टिकल ब्लॉग पढ़ना है तो आप ब्लॉग डायरेक्टरी वेबसाइट्स में विजिट कर सकते हैं। ठीक है, अब ये भी ब्लॉग और डायरेक्टरी सबमिशन भी पेड रहता है कहीं ना कहीं। ओके, उसके बाद में थर्ड है, सॉरी 11th, डॉक्यूमेंट सबमिशन। अब यहां से जितना भी आगे चलेंगे ना वो दो तरफा रहेगा। ठीक है, मान लीजिए आपकी वेबसाइट के पास डॉक्यूमेंट जैसी कोई चीज नहीं है, डॉक्यूमेंट यानी कि पीडीएफ हो गया, डॉक्यूमेंट, पीपीटी, कुछ भी, अगर वो सारी चीज नहीं है तो आपको ये करना नहीं है, लेकिन इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। जैसे मान लीजिए आपकी कोई ऐसी पीडीएफ या ब्राउजर है जिसको आप और ज्यादा लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं, तो कुछ ऐसी वेबसाइट रहती है वो डॉक्यूमेंट को ही शेयर करती है, सिर्फ स्लाइड शेयर हो गया तो वो पीपीटी को शेयर करती है। इस तरीके से कुछ वेबसाइट्स रहती है जहाँ पे सिर्फ आपको डॉक्यूमेंट ही मिलते हैं, डॉक्यूमेंट के बेस पे ही आपको वहाँ पे सारी इंफॉर्मेशन मिलेगी। अगर जैसे मान लीजिए स्लाइड शेयर पे मुझे मेरी वेबसाइट की इंफॉर्मेशन दिखानी है तो मुझे वहाँ पे पीपीटी या फिर स्लाइड शेयर बनाना पड़ेगा या पीडीएफ बनाना पड़ेगा, तभी वहां से वो सारी इंफॉर्मेशन मिल सकती है। तो डॉक्यूमेंट सबमिशन में आपको सबसे पहले तो पीपीटी या पीडीएफ ऐसा कुछ बना के आपको वहां पे अपलोड करना पड़ेगा। तो यहाँ पे आप बात आ जाती है रिसोर्स के ऊपर कि अब आगे जितना भी रहेगा उसमें आपको रिसोर्स चाहिए होगा। ठीक है, यहाँ तक तो आप कॉपी पेस्ट कर लेते थे, डायरेक्टली सबमिशन में भी आपको लिंक कॉपी करनी है, सब कुछ नाम वगैरह कॉपी पेस्ट ही करना है, लेकिन डॉक्यूमेंट सबमिशन के अंदर आपको डॉक्यूमेंट यानी कि कंटेंट पूरा का पूरा आपके पास होना चाहिए। तो वो आपने सबमिट कर दिया, देन अगर एक बार कर दिया, दूसरी बार करना है तो आपको और नया कंटेंट चाहिए। ऐसा नहीं कि मतलब एक ही कंटेंट को आप घुमा रहे हो बार बार। ठीक है, स्लाइड शेयर पे आपने एक बार पीपीटी अपलोड कर दिया, अब दूसरी बार, तो दूसरी बार के लिए भी तो नई पीपीटी चाहिए, तो नया आइडिया आपको वहां पे इंप्लीमेंट करना पड़ेगा। ये तो था आपका डॉक्यूमेंट सबमिशन। अब डॉक्यूमेंट के जैसा ही आपको और एक रिसोर्स चाहिए, तो उसे हम कहेंगे इमेज सबमिशन। इमेज सबमिशन यानी कि पिनिंटरेस्ट जैसी वेबसाइट हो गई, माई स्पेस हो गया, कुछ ऐसी वेबसाइट रहती है जहां पे आप इमेज अपलोड करते हैं और इमेज के बेस पे आपको वहां से बैकलिंक मिलती है। जैसे कि अगर आप जीआईएफ बना के वहां पे अपलोड करते हैं तो जीआईएफ गिफी वेबसाइट है, वहां पे इमेज अपलोड होती है तो वहां से आपको बैकलिंक भी मिल जाती है। तो ये सारे पॉइंट जो भी आपके रहते हैं वो आपके सारे इमेज के अंदर आते हैं। तो इमेज सबमिशन में आप इमेज सबमिट कीजिए और उसमें से आपको एक बैकलिंक मिलनी है, तो इसके लिए भी आपको रिसोर्स चाहिए, यानी कि आपके पास एक इमेज होनी चाहिए। अब इमेज के बाद में इमेज से ही मिलता जुलता एक पॉइंट है, इन्फोग्राफिक सबमिशन। यानी कि जैसा 11th और 12th है ना, उन दोनों को मिला लीजिए, यानी कि एक इमेज है और इमेज के अंदर पूरा का पूरा डॉक्यूमेंट है, एक लंबी फॉर्मेट। जैसे इमेज होगी आपकी कैसी हो सकती है, रेक्टेंगल होगी, हॉरिजॉन्टल हो सकती है, वर्टिकल हो सकती है, किसी भी तरीके की हो सकती है, लेकिन इन्फोग्राफिक्स हमेशा आपको लॉन्ग वर्टिकल स्पेस में मिलेगी। यानी एक ही इमेज होगी लेकिन इस इमेज की विड्थ से ज्यादा इसकी हाइट रहेगी, हाइट इसकी 4 गुना कम से कम रहेगी। अगर ये 1 है तो ये 4 रहेगी। इस हिसाब से ये इन्फोग्राफिक्स बनती है, यहाँ पे इमेज भी रहेगी और कंटेंट भी अवेलेबल रहता है। तो उस तरीके से आप इसको इन्फोग्राफिक्स क्रिएट करते हैं। और इन्फोग्राफिक रिलेटेड वेबसाइट्स भी रहती है जहाँ पे सिर्फ कंटेंट आपका ना तो कॉपी कंटेंट आता है ना ही कुछ ही तरीके की कॉपीराइट आती है, लेकिन यहाँ पे इमेज आपकी होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि इमेज किसी और की अपलोड कर लेते हैं तो वहां पे फिर आपको कॉपीराइट जैसा सीन देखने को मिल सकता है। कॉपीराइट की बात करें तो मतलब क्लेम कर सकते हैं कोई भी यूजर कि हाँ आपने हमारी वेबसाइट्स की इमेज को आपने वहां पे यूज किया था। ठीक है, और उस चीज में वो चीज इलीगल रह जाती है। ठीक है, फिर अगर बात करें तो ये बहुत ही फिर हार्ड हो गया,
गवर्नमेंट ब्लॉक कमेंट, ठीक है। तो गवर्नमेंट ब्लॉक कमेंट, सॉरी, यानी कि गवर्नमेंट भी आपके सामने कुछ ना कुछ आर्टिकल वगैरह लिखती है, कुछ इंफॉर्मेशन आपको डिस्प्ले करवाती है। तो अब उस आर्टिकल या जो भी कंटेंट था, उस कंटेंट के अंदर भी गवर्नमेंट ये चाहती है कि आप जो भी ऑडियंस है यानी कि पब्लिक है, वो अपनी कमेंट्स वहां पे शेयर करें, यानी कि अपनी राय जो भी है वो यहाँ पे अपलोड करें। तो वहां पे ये भी ऑप्शन रहता है, कभी कभी तो बैकलिंक भी आपको वहां से मिल जाती है। अब वो डिपेंड करता है कि कौन सी गवर्नमेंट वेबसाइट किस तरीके की इंफॉर्मेशन एक्सेप्ट करती है। तो ये बहुत काफी फिर हार्ड हो गया, इससे थोड़ा अलग हटकर हो गया। यहाँ पे हार्ड इसलिए हुआ क्योंकि आपको यहाँ पे पहले तो गवर्नमेंट वेबसाइट्स फाइंड करनी पड़ेगी, फिर उसमें भी वो जिसमें गवर्नमेंट ब्लॉग्स होते हैं, और फिर उसमें भी जिसमें गवर्नमेंट ब्लॉग हो और उस पर कमेंट कर सकते हैं। तो ऐसी वेबसाइट्स आपको, गवर्नमेंट ब्लॉग वेबसाइट्स भी आपको वहां पे फाइंड करनी पड़ेगी, ठीक है। फिर आगे बात करें तो 15 नंबर है, वो है आपकी लिंक बैथिंग। लिंक बैथिंग का मतलब एक सिर्फ इतना बता दूं, जैसे नहीं कहते हैं मामू बनाना, मतलब झूठ मूठ का ही आपको कन्विंस कर लेने का। जैसे अभी मेरे पास एक कोई मेल आया कि आपको आउट ऑफ इंडिया जॉब करनी हो तो आप बताइए ये प्रोसेस है, इतनी वगैरह फीस लगेगी, ठीक है। और वहां पे वो सारी कुछ वेबसाइट्स भी हैं, सब कुछ इंफॉर्मेशन अवेलेबल है। तो आपको एक पीडीएफ मिल गई या आपको एक वेबसाइट मिल गई, उस वेबसाइट पे आप विजिट कर रहे हैं और वहां से आपने कुछ पे कर दिया, तो वो चीज रहती है। फिर अगर लिंक बैथिंग जैसी चीज अगर दूसरे तरीके से सोचने जाए तो गवर्नमेंट की वेबसाइट रहती है जहाँ पे आपको जॉब्स मिलती है, तो वहां पे ऐसा नोटिफिकेशन रहता है कि हमारी गवर्नमेंट की वेबसाइट से मिलती जुलती वेबसाइट जो भी हो वहां पे आप विजिट ना करें। क्योंकि वो क्या करते हैं, जैसे मान लीजिए इंडियन नेवी की कोई वेबसाइट है जिसका यूआरएल ऐसा है indiannavy.gov.in, ठीक है। .gov.in तो आप डोमेन नहीं ले सकते, ठीक है, खरीद नहीं सकते। लेकिन किसी पर्सन ने क्या किया कि इंडियन नेवी .in वेबसाइट खरीद ली, डोमेन खरीद लिया और हूबहू वेबसाइट्स बना दी indiannavy.gov.in की, और वहां पर से वो ये कन्विंस कर रहा है कि मैं यहाँ पे आपको इंडियन नेवी का फॉर्म फिलअप कीजिए, पेमेंट गेटवे वगैरह सारी चीज सेटअप करके वहां से आप पे कर रहे हो, लेकिन आप कहीं ना कहीं जॉब नहीं दे पा रहे हो। तो इस तरीके से वो कंफ्यूजिंग करने का एक तरीका रहता है। तो ये तो एग्जाम्पल था कि आप अगर इसको इस तरीके से कर सकते हैं। अब लिंक बैथिंग आपका अगर कोई बिजनेस है तो आप यूज नहीं कर सकते, अगर आप कोई इस तरीके की वेबसाइट है तो यूज नहीं कर सकते। सिर्फ आपको पता होना चाहिए कि क्या चीज है। अब यहाँ पे एक और एग्जांपल लेते हैं, तो आपने मूवीज की वेबसाइट बहुत सारी देखी होगी, ठीक है, और जबकि अपने सबने सुना है कि मूवी को पायरेटेड किया जाता है, ठीक है, पायरेटेड मूवीज होती है जो भी अगर ऑनलाइन मिलती है वेबसाइट से आप डाउनलोड करते हैं तो वो पायरेटेड होती है, यानी कि कॉपी करके सेल करते हैं। तो जब भी आप किसी वेबसाइट पे विजिट करते हैं तो आपको ये पता है कि पायरेटेड है, फिर यहाँ पे इस वेबसाइट पे वो क्यों मिल रही है। तो उसका मिलने की वजह है कि एक वेबसाइट रहती है वो सिर्फ इंफॉर्मेशन डिस्प्ले करवाती है। मैं आपको बताऊंगा जब इसके बारे में देखेंगे तो तब मैं आपको बताऊंगा एक मूवी साइट का एग्जांपल कि एक मूवी डाउनलोड करने के लिए आप कितने डोमेन पे घूमते हैं, ठीक है। वो क्या करते हैं, डोमेन 1 से लेकर D1 से लेकर फिर आपको D2 पे लेके चलते हैं, D3 पे लेके गए, D4 पे लेके गए, फिर D5 पे लेके गए। यहाँ पे आप मूवी डाउनलोड कर रहे हैं और जबकि आप आए कहाँ पे थे, यहाँ पे। तो जब क्रॉलर इस वेबसाइट को क्रॉल करता है तो उसे यहाँ मिलता है, फिर यहाँ मिलता है, फिर यहाँ, फिर यहाँ। तो मान लीजिए क्रॉलर को जब पता चला कि ये है, तो प्लेगराइज वेबसाइट्स तो ये हुई जो पायरेटेड कर रही थी, इसे डिलीट कर देते हैं। तो इन्होंने क्या किया, D4 से D6 में लाना शुरू कर दिया यूजर को। तो यहाँ पे क्या कर रहे हैं, वो मूवीज को फॉरवर्ड कर रहे हैं आगे से आगे दूसरी वेबसाइट यूआरएल पे, उसे फॉरवर्ड करते जा रहे हैं और वहां से उसे वो मूवीज डाउनलोड भी हो जाती है और कहीं ना कहीं जो वेबसाइट्स मेन थी वो टिकी हुई रह जाती है, क्योंकि वो सिर्फ इंफॉर्मेशन और एक बटन दे रही है कि इस वेबसाइट पे आप ये डाउनलोड करना हो तो, ठीक है। जैसा मैं बता दूं कि भाई अगर तुम्हें ये काम करना है तो वहां जाओ, पर मैं एक अथॉरिटी नहीं दे रहा हूँ, मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, नो फॉलो दे रहा हूँ, सर्च इंजन को नो फॉलो लिंक दे रहा हूँ, ठीक है। सर्च इंजन को मैंने कहा उस बटन पे नो फॉलो, लेकिन यूजर को तो नहीं पता ना नो फॉलो डू फॉलो क्या होती है, तो वो तो उस लिंक पर क्लिक करके मूवी डाउनलोड करना चाहेगा, उसे बैकएंड से क्या लेना देना है। तो ये आपका रहता है लिंक बैथिंग के ऊपर।
लिंक बैथिंग के बाद में 16 नंबर है, वो है आपका वेब 2.0 या 2.0 भी कह सकते हो, अब डिपेंड, पता नहीं, कोई तो 2.0 कहता है, 2.0 कहता है, मैं तो इसे वेब 2.0 ही कहता हूँ, क्योंकि ये वर्जन है वेब का 2.0। यानी वेब 1.0 तो मैंने जैसे आपको बताया था, वेब 1.0 था, उसे कहा जाता था www डॉट, ठीक है, वो आपका वेब 1.0 था। वेब 2.0 में क्या किया कि इसको ही कन्वर्ट कर दिया सब डोमेन में, ठीक है। तो अब जैसे कि अगर मेरी वेबसाइट है gk.com, तो जीके का अगर मैंने लिख दिया seo.gk.com, तो ये हो चुकी है वेब 2.0 साइट। तो ये प्रोसेस रहता है आपका वेब 2.0 में। तो वेब 2.0 की भी काफी साइट्स हैं जिनका अगर आप यूज करके, जैसे कि हो गया ब्लॉगस्पॉट हो गया गूगल का, फिर इसमें काफी सारी वेबसाइट है, लाइव जनरल, विक्स हो गया, वेब जनरल हो गया, ऐसी कई वेबसाइट्स हैं जिनका आप यहाँ पे इंफॉर्मेशन देख सकते हैं और आपको पता चल जाएगा कि कहाँ पे आप वो चीज क्रिएट कर सकते हैं। wordpress.com वेबसाइट है, wordpress.org अलग है, wordpress.com अलग है। तो wordpress.com पे भी आप वेब 2.0 बना सकते हैं, टम्बलर पे बना सकते हैं, इस तरीके से कई सारे प्लेटफॉर्म्स अवेलेबल रहते हैं, वहां पे आप क्रिएट कर सकते हैं। ओके, उसके बाद में नेक्स्ट हम चलते हैं 17 नंबर, तो उसे हम कहेंगे गेस्ट पोस्टिंग। पिछली क्लास में मैंने आपको बताया था गेस्ट पोस्ट का मतलब एक वेबसाइट से दूसरी वेबसाइट्स पे अगर आपको आर्टिकल पोस्ट करवाना है तो आप उसे रिक्वेस्ट यानी कि मेल करके ये कह सकते हैं कि जो आर्टिकल मैंने लिखा है वो आप अपनी वेबसाइट पे अपलोड कीजिए फ्री ऑफ कॉस्ट, और बदले में मुझे वहां से एक बैकलिंक चाहिए। तो ये सारा जो भी वर्क रहता है वो आपका रहता है गेस्ट पोस्टिंग के अंदर। इसके बारे में फुली ज्यादा हम पढ़ेंगे, वो मैं आपको बताऊंगा, और प्रैक्टिकली हम जब करेंगे तो उसके अंदर, क्योंकि अभी मैं लंबा करने जाऊंगा तो काफी सारा क्लासेस हो जाएगा और उसमें क्या है कि डीपली टाइम भी चला जाएगा, और इतना लंबा वीडियो बन गया तो फिर आप इसे देख भी नहीं पाओगे, और मैंने पॉडकास्ट अगर इतना लंबा बना दिया तो भी आप नहीं सुन पाओगे, ठीक है। तो उस तरीके से रहता है कि इस पॉडकास्ट में भी आपको हो सके तो कम छोटे से छोटा पार्ट बना के दूं, और वो इम्पॉसिबल है, पर 30 to 40 मिनट्स तो एटलीस्ट रहेगा ही रहेगा, ठीक है। एक बार कोर्स बना रहा हूँ पॉडकास्ट और वीडियो दोनों फॉर्मेट में, ऑडियो और वीडियो में, जब ये दोनों चीज कंप्लीट हो जाएगी तब हम शॉर्ट वीडियो और शॉर्ट क्लिप्स, शॉर्ट ऑडियो वगैरह क्रिएट करते रहेंगे, ठीक है। ये हो गया आपका गेस्ट पोस्टिंग के ऊपर। फिर हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के बारे में बात करते हैं, 18 नंबर, वो है आर्टिकल सबमिशन। हार्डली होता जा रहा है, ठीक है, जिस तरीके से आप आगे आगे जा रहे हैं हार्डली होना बहुत हार्ड हो जाता है, ठीक है। और इसमें ये भी डिपेंड करता है कि जैसे आपका पास कंटेंट है उसी हिसाब से आपको टेक्निक यूज करनी है। अगर आपके पास वेब 2.0 का डेटा अवेलेबल नहीं है तो आप वेब 2.0 नहीं कर सकते। गेस्ट पोस्टिंग के लिए आपके पास कंटेंट चाहिए, आपके पास गेस्ट पोस्टिंग वेबसाइट चाहिए, वो मिल जाएगी, लेकिन कंटेंट कहाँ से लाओगे? फिर आर्टिकल सबमिशन में भी कंटेंट चाहिए। अब यहाँ पे देखिए, गेस्ट पोस्टिंग के जैसा ही आर्टिकल सबमिशन है, पर गेस्ट पोस्टिंग में क्या रहता है, आपको थर्ड पार्टी वेबसाइट्स पे रिक्वेस्ट भेजनी रहती है, उसे आपको कन्विंस करना रहेगा कि ये कंटेंट आपको उनकी वेबसाइट्स पर अपलोड करें। आर्टिकल सबमिशन में डायरेक्टली आपको एक वेबसाइट मिलेगी, उस वेबसाइट पे आप अकाउंट क्रिएट कीजिए और आप अपना आर्टिकल जो भी है वहां पे सबमिट कर दीजिए। एडिटर जो भी ऑथर होंगे वो आपके कंटेंट को चेक करेंगे और वहां पे आपको बता देंगे कि इसे हम पोस्ट कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। नहीं कर सकते हैं तो उसकी वजह जैसे भी कोई कॉपी कंटेंट हो गया, प्लेगराइज हो गया, या अच्छे तरीके से नहीं लिखा हुआ, वो सारी चीज आपकी उसमें आ सकती है। तो आर्टिकल सबमिशन के बाद में और ज्यादा हार्डली हो गया वीडियो सबमिशन। अब वीडियो सबमिशन की बात करें तो वीडियो सबमिशन में सबसे पहले तो आपके पास वीडियो होना चाहिए। अगर वीडियो है ही नहीं तो भूल जाइए, और वीडियो है तो यूट्यूब, वीमियो, डेली मोशन जैसे कई सारे टूल्स अवेलेबल है, उन पे आप वीडियो अपलोड कीजिए और अपने बिजनेस के रिलेटेड जो भी वीडियो है उसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा उस पर रीच आएगी, लोग अगर उसको देखेंगे तो और ज़्यादा कन्विंस हो सकते हैं। मान लीजिए आर्टिकल पढ़ने से कन्विंस नहीं होते, वीडियो पढ़ने से कन्विंस हो ही सकते हैं। तो कन्विंस करने के तरीके होंगे, जैसे डॉक्यूमेंट से करिए, इमेज से करिए, इन्फोग्राफिक्स बनाइए, वीडियो बनाइए, आर्टिकल बनाइए। ये सब काम करेंगे तो आपको कहीं ना कहीं एक जगह पे जाके वो रीच मिलेगी।
क्योंकि हर तरीके के अलग माइंड के पर्सन पब्लिक होती है, कौन से पब्लिक को कौन सा माइंड पसंद आए वो अलग अलग डिपेंड करता है। तो इस तरीके से ये 19 टेक्निक मैंने लिखी है, आगे भी मैं लिख रहा हूँ, ठीक है। अब ये जितनी भी है वो और हार्डली होती जा रही है, और ज्यादा इंफॉर्मेटिव होगी, या तो आप उन्हें क्रिएट करने के लिए आपके पास ज्यादा से ज्यादा इंफॉर्मेशन चाहिए, या फिर कहीं ना कहीं उनका आपके बिजनेस के लिए यूजफुल होना भी नहीं है, ठीक है। तो वो अब डिपेंड करता है, जैसे कि आपको वीडियो सबमिशन हो गया, तो वीडियो अगर आपके बिजनेस के रिलेटेड अगर आप वीडियो क्रिएट ही नहीं कर रहे हैं तो वहां पे वीडियो सबमिशन करने का क्या मतलब है। तो इस तरीके से है कि अगर आप अपने बिजनेस में या जो भी वेबसाइट्स के रिलेटेड जो भी ऑफ पेज एसईओ की टेक्निक कर रहे हैं, क्या वो उसमें काम आएगी, क्या वो वहां पे यूजफुल है, ये सारे पॉइंट्स आपके वहां पे कवर होने चाहिए। ओके, फिर नेक्स्ट है आपका क्लासिफाइड सबमिशन, या फिर इसे कह सकते हैं क्लासिफिकेशन सबमिशन या फिर क्लासिफाइड। अब क्लासिफाइड या क्लासिफिकेशन का मतलब है ऐड देना। OLX आपने सुना होगा, ठीक है, जस्ट डायल है वगैरह सारी काफी सारी चीजें रहती है, लेकिन इनमें से वो वेबसाइट्स जहां पे आप ऐड अपलोड कर सकते हैं, तो पोस्ट ऐड करके भी एक वेबसाइट है, postad.com, इस तरीके से कई सारी वेबसाइट है, OLX हो गया, क्विकर हो गया इंडिया में, तो इस तरीके से वर्ल्ड वाइड भी कई सारी वेबसाइट्स है जहां पे आप अपना एड अपलोड कर सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। या फिर जैसे मान लीजिए आप कोई भी प्रमोशन ला रहे हैं, कोई भी कूपन कोड ला रहे हैं, तो कूपन रिलेटेड वेबसाइट्स भी रहती है, जैसे ग्रैब ऑन हो गया, कूपन दुनिया हो गई, कूपन इंडिया हो गया, तो वैसी वेबसाइट्स पे आपको अकाउंट क्रिएट करके अपना कूपन सबमिट करना रहेगा, ताकि यूजर को जब भी आपके बिजनेस के रिलेटेड प्रमोशनल क्लासिफाइड यानी कि कूपन चाहिए तो वो आपकी वेबसाइट्स पर विजिट कर सकते हैं इजीली उस कूपन कोड की हेल्प से, ठीक है। ये तो आपका हुआ क्लासिफाइड सबमिशन, जो कि थोड़ा और डिफिकल्ट है क्योंकि इसमें आपको और ज्यादा इंफॉर्मेशन चाहिए। अगर आपके पास ई कॉमर्स वेबसाइट हो, बिजनेस रिलेटेड वेबसाइट हो जिसमें कूपन हो या एड रिलेवेंट इंफॉर्मेशन हो, तो ही आपके ये काम की रहेगी। फिर 21 नंबर है, तो उसे कहेंगे हम Q&A, यानी कि क्वेश्चन एंड आंसर्स। क्वेश्चन एंड आंसर्स रिलेटेड वेबसाइट जैसे कि क्वेरा हो गई, याहू आंसर हो गए, ऐसी कई वेबसाइट्स है जिन पे आप क्वेश्चन देख सकते हैं और आंसर भी कर सकते हैं। अगर आपको लगता है बैकलिंक नहीं लेनी है और आपको इसका आंसर पता करना, तो आप वहां पे क्वेश्चन अपलोड कीजिए। अगर आपको ये लगता है कि एक क्वेश्चन है जिसका आंसर देकर मैं एक वहां पे बैकलिंक भी क्रिएट कर सकता हूं, तो आप उसका आंसर भी दे सकते हैं। तो क्वेरा वेबसाइट पे आप गए, वहां पे आपने अच्छा सा क्वेश्चन देखा और उस क्वेश्चन में आपने आंसर लिखा पूरा का पूरा, कहाँ पे बैकलिंक देनी है, देन उसके बाद में वो आपको बैकलिंक मिलती है। तो जैसा कि मतलब इसमें और ज्यादा मेहनत होगी कि कंटेंट लिखना तो है, लेकिन कंटेंट लिखने के लिए पहले आपको ढूंढना पड़ेगा कि कंटेंट के अंदर क्या लिखना है, एग्जैक्ट जो भी इंफॉर्मेशन है वो एग्जैक्ट मैच होनी चाहिए, अदरवाइज आपके आंसर को माइनस रैंकिंग भी मिल सकती है। उसके बाद में 22 नंबर है जो हम पढ़ रहे हैं एसईओ, तो उसमें नाम है कि सर्च इंजन। तो सर्च इंजन जैसे गूगल या बिंग हो गया, तो वो तो टॉप के हो गए। तो इस तरीके से कई और भी सर्च इंजन अवेलेबल है, तो उन सब पे भी तो सबमिट करने का तरीका रहेगा, तो वो सारा भी आता है ऑफ पेज एसईओ के अंदर। गूगल में वेबसाइट सबमिट करना भी एसईओ के ऑफ पेज एसईओ टेक्निक के अंदर ही आता है, बस वो पॉपुलर होने की वजह से पूरा का पूरा एसईओ उसके अंदर ही आ चुका है। तो वो चीज अलग डिपेंड करती है कि सर्च इंजन सबमिशन के अंदर गूगल क्यों नहीं है। गूगल भी है, गूगल के कई तरीके के टूल है, उनका यूज आपको करना है, लेकिन सर्च इंजन मतलब गूगल के अंदर जैसे वेबसाइट दिख रही है वैसे बिंग, याहू और बाकी और भी सर्च इंजन के अंदर आपको वेबसाइट दिखाने के लिए आपको ये टेक्निक भी यूज करनी पड़ेगी। अब इसको यूज करने के लिए आपको कहीं ना कहीं वेबसाइट्स की ऑनरशिप भी चाहिए होती है, क्योंकि जैसे गूगल में अगर आप अपनी वेबसाइट को डिस्प्ले करवाओगे तो वहां पे आपको ये बताना रहेगा कि ये वेबसाइट मेरी है और इसे गूगल सर्च कंसोल में ऐड कीजिए, ठीक है। ये आपका हुआ सर्च सबमिशन। देन उसके बाद में 23rd नंबर हुआ, वो है प्रेस रिलीज।
प्रेस रिलीज का मानना जाए तो प्रेस रिलीज का मतलब ये है कि जैसे मान लीजिए कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन है जो आप शेयर करना चाहते हैं, लेकिन अगर आप 1 बाय 1 शेयर करेंगे तो वो चीज आपकी कहीं ना कहीं जाके काफी टाइम ले लेगी। जैसे मान लीजिए टाटा ने कोई चीज नई लॉन्च की, या फिर कोई भी सीबीएसई बोर्ड ने कोई नया चीज लॉन्च किया है, सिलेबस में कुछ अपडेट किया वगैरह सारी चीज, तो वो क्या करेंगे, प्रेस रिलीज जारी करेंगे और उसे सोशल मीडिया वेबसाइट्स पे शेयर कर देंगे, या फिर न्यूज की वेबसाइट पे भेज देंगे, या फिर प्रेस रिलीज की वेबसाइट्स पे वो अपलोड कर देंगे। तो वहां से जो भी ऑडियंस प्रेस रिलीज की रहेगी, जैसे न्यूज एंकर वगैरह हुए, तो वो वहां से प्रेस रिलीज को डाउनलोड करके देखकर उसे आगे और शेयर कर देंगे। तो यहाँ पे ये रहता है कि अगर आपके बिजनेस में कोई भी इंफॉर्मेशन है जिसको आप शेयर करना चाहते हैं, आप उसे एक फॉर्मेट में बनाइए प्रेस रिलीज के, और ऐसी वेबसाइट जो प्रेस रिलीज करती है वहां पे अपलोड कीजिए, और वहां से वो आगे सर्कुलेट ऑटोमेटिकली हो जाती है। पर प्रेस रिलीज में ये है कि क्या आपके बिजनेस में प्रेस रिलीज जैसा कोई चीज होती है? अगर आपका स्टार्टअप बिजनेस है जिसमें कुछ ज्यादा है नहीं, आपका स्टेट लेवल की कोई इंफॉर्मेशन है, तो आप प्रेस रिलीज कर सकते हैं। नेशनल या वर्ल्ड लेवल कोई इंफॉर्मेशन अगर शेयर करनी है तो प्रेस रिलीज आप कर सकते हैं। तो मतलब ये और ज्यादा हार्डली हो चुका है। ठीक है, प्रेस रिलीज के बाद में पॉडकास्ट सबमिशन। अब जैसे वीडियो सबमिट किया था, इमेज सबमिट की थी, वैसे ही आपका कुछ ऐसा भी पार्ट हो सकता है जो कि ऑडियो फॉर्मेट में भी लोगों तक पहुंचा ना हो, तब आप क्या करेंगे, पॉडकास्ट भी कर सकते हैं। पॉडकास्ट में और भी ज्यादा डिफिकल्ट, आपके पास एकदम पर्टिकुलर अच्छी क्वालिटी में ऑडियो होना चाहिए ताकि लोग आपके ऑडियो को सुनकर आपके बिजनेस के तरफ अट्रैक्टिव हो, ना कि आपके बिजनेस को अवॉइड कर दे। तो आपके पास ऑडियो भी होना चाहिए। उसके अलावा आपके पास बैक टू बैक ऑडियोज होने चाहिए कि अगर एक ऑडियो को 1 लाख लोगों ने सुना, देन उसके बाद में आप वहां पे ब्रेक नहीं कर सकते हो, आपको और ऑडियो चाहिए जिससे लोग आपके वापस और ऑडियोज को सुनते रहे और आपके साथ कनेक्ट होते रहे। ठीक है, ये तो आपका था पॉडकास्ट। उसके बाद में नेक्स्ट 25 नंबर, इवेंट सबमिशन। इवेंट सबमिशन के लिए सबसे पहले आपके पास इवेंट होना चाहिए। तो इवेंट ऑर्गेनाइज करने के लिए आपको पता ही होगा कि कितना सारा खर्चा वगैरह लगता है, सारी मेहनत वगैरह लगती है। तो ये देख लीजिए, पॉडकास्ट में तो सिर्फ ऑडियो रिकॉर्ड करना है, इवेंट सबमिशन में तो पूरा इवेंट होना चाहिए। देन उसके बाद में आप उसको इवेंट को सर्कुलेट करके लोगों को जोड़ सकते हो। तो इवेंट सबमिशन में आपको क्या चाहिए, इवेंट है, अगर हो रहा है तो फिर कोई नहीं, फेसबुक का इवेंट यूज कर सकते हो, गूगल इवेंट यूज कर सकते हो, ऐसे कई तरीके के, ऑल इवेंट्स वेबसाइट है, ऐसे कई तरीके, बुक माई शो में आप इवेंट डाल सकते हैं। कई तरीके की वेबसाइट में आप इवेंट सबमिशन करके लोगों को बुला सकते हो अपने इवेंट में। लेकिन इवेंट ऑर्गेनाइज करना भी तो बहुत बड़ी बात है। तो अगर आपका इवेंट ऑर्गेनाइज हो रहा है तो आप इवेंट सबमिशन भी कर सकते हैं। फिर आपकी बात करें 26 नंबर, वो है RSS फीड सबमिशन। लास्ट नहीं कर सकते हैं, पर मतलब एक तरीके से ये आखिरी हुआ। अब RSS फीड सबमिशन बहुत कम लोग यूज करते हैं, इसलिए मैंने कहा था 20 से 25 टेक्निक है। 26वीं टेक्निक का यूज पहले बहुत होता था, अभी के टाइम में नहीं है। RSS फीड का मतलब ये रहता था कि जैसे ही अगर यूजर अगर आपकी वेबसाइट के RSS फीड को देख रहा है, तो जैसे ही कुछ भी नया अपडेट आता है ऑटोमेटिकली वो उसमें अपडेट हो जाता है। मान लीजिए आपने अपनी वेबसाइट के अंदर 150 पेज बनाए और आपने उसका RSS फीड करवा दिया, तो अब क्या होगा, जैसे ही अगला कोई भी इंफॉर्मेशन या ब्लॉग या कुछ भी इंफॉर्मेशन अपडेट करेंगे, तो जिनके पास भी आपका RSS फीड का नोटिफिकेशन होगा, उन सबको एक नोटिफिकेशन चला जाएगा कि इस वेबसाइट्स में कुछ नया अपडेट हुआ है। अगर इसका एग्जांपल लेने जाए तो क्रोम की वेबसाइट्स में आपको पूछा जाता है कि अलाउ टू नोटिफिकेशन और नॉट। अगर अलाउ कर देते हैं तो इसका मतलब क्या हुआ कि ब्राउजर से एक RSS फीड कॉल होगी हर टाइम ब्राउजर डेस्कटॉप पे। तो जैसे ही बैकएंड से आप कोई भी नोटिफिकेशन लॉन्च करेंगे, तो जिसके पास भी RSS फीड सबमिट हो चुका होगा, उन सबको वहां पे एक नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो इसका अभी लेटेस्ट में ऐसा हुआ कि कुछ वेबसाइट्स ने क्या किया कि RSS फीड सबमिट कर लेते हैं, तो जैसे ही अगर इस वेबसाइट्स के अंदर कोई भी अपडेट आएगा तो वो ऑटोमेटिकली उस वेबसाइट्स में नोटिफिकेशन आपको भेज देंगे। तो जैसा कि मान लीजिए एग्जांपल के तौर पे गूगल अलर्ट टूल है, उस टूल में यही रहता है। गूगल अलर्ट में आपने एक वेबसाइट्स के बारे में इंफॉर्मेशन ऐड कर दी, तो अब उस वेबसाइट्स के अंदर कुछ भी अपडेट नया आएगा, कुछ भी कोई नया पेज बनता है, कोई नया भी कुछ भी होता है,
तो कोई भी नया पेज क्रॉल भी होता है गूगल पर, तो वो आपको वहाँ पे नोटिफिकेशन यानी कि मेल भेज देते हैं कि इस वेबसाइट के अंदर कुछ नया अपडेट हुआ है। तो ये सारी टेक्निक्स है जो कि ऑफ पेज एसईओ की है। तो वहाँ पे ये सारा इंफॉर्मेशन आपको अवेलेबल मिलेगा कि आप किस तरीके से कौन सी चीज कर सकते हैं। ठीक है, आपको कोई भी इसके अंदर डाउट हो आराम से पूछो मुझसे। और उसके अलावा वीडियो में मैं आपको बताऊंगा वापस अगले वीडियो में कि किस तरीके से हम इसे प्रैक्टिकली भी देख सकते हैं। और उससे पहले मैं ट्राई करूंगा कि एक बार पहले जो हमने शुरू के टॉपिक किए हैं उसको 1 बाय 1 कवर करें, ताकि वहां पे वो इजीली हम उसको कवर कर सकते हैं। तो ये सारी चीज जो भी है वो आप देख सकते हैं और उसको समझ भी सकते हैं कि क्या क्या इंफॉर्मेशन यहाँ पे आई है और किस तरीके से आप उसे कवर कर सकते हैं। ज़्यादा डीपली तो जैसे आप इम्प्लीमेंट करेंगे तो ही आपको समझ में आएगा, इसलिए जब हम प्रैक्टिकल करेंगे तो उसमें आपको और ज़्यादा अच्छे से मैं समझा दूंगा। ये तो ब्रीफ इंफॉर्मेशन थी ताकि आपको सबकी डेफिनेशन पता हो जाए। बाकी इंग्लिश में पता करना हो, ठीक है, तो शॉर्ट लिंक आपको पता ही है, bit.ly/D M B y G एंड K। इस यूआरएल पे आप जाएंगे तो आपको सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। 1 क्लिक करोगे तो डिजिटल मार्केटिंग रिलेटेड सब कुछ, ठीक है। 2 लिखेंगे तो आपको एसईओ के रिलेटेड सारा कुछ मिल जाएगा। 3 लिखेंगे तो आपको ऑन पेज ऑफ पेज के बारे में सब कुछ मिल जाएगा। इस तरीके से 4 पे अगला टॉपिक जो भी होगा उसके बारे में आपको मिल जाएगा। तो आप सिर्फ bit.ly/DMB y G पे आप ओपन कीजिए तो आपको वहां पे सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। जो भी आपको देखना हो वहां से आप देख सकते हो, ठीक है। बाकी अगर आपको कोई भी डाउट हो, कोई भी कुछ भी क्वेरी हो, तो आप डायरेक्टली मुझे सोशल मीडिया पे कांटेक्ट कर सकते हैं, व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम, ट्विटर, लिंक्डइन, कहीं पे भी कांटेक्ट कीजिए। ट्राई करूंगा ज़्यादा से ज़्यादा रिस्पॉन्स करने की, ठीक है। और बाकी तो जो भी है आगे आपको और अच्छे से पढ़ाते रहेंगे। कुछ भी अगर आपको लगे कि पढ़ाई में कुछ चेंजेस करना तो बताओ, क्योंकि मेरा तो इतना बड़ा एक्सपीरियंस है नहीं। जैसे जैसे आप बताते रहेंगे वैसे वैसे चेंजेस करते रहेंगे, ठीक है। बाकी 2 दिन से तबीयत खराब है, दो क्या ऐसे तो काफ़ी टाइप से तबीयत खराब है, पर सही होके फिर खराब हो जाती है। और थोड़ा एसी भी सूट नहीं होता है, और एसी अगर नहीं चला है तो फिर आवाज़ बाहर की बहुत आती है, तो वीडियो में भी प्रॉब्लम रहती है, रिकॉर्डिंग में भी प्रॉब्लम रहती है, वॉइस ऑडियो वगैरह में भी। तो इसलिए आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं। नमस्कार, राम जी राम। मैं गणेश कुलेरिया आपसे विदा लेता हूँ।